नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण खोटे। दलित चेतना और आंदोलनों के सहयात्री की इस कड़ी में हमारे साथ आज हैं प्रवक्ता, शिक्षक, आंदोलनकारी, कंसल्टेंट और जाने क्या क्या। आनंद लखन इंदौर में रहते हैं और पिछले लंबे समय से दलित आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। नशा मुक्ति आंदोलन से लेकर के, शिक्षा के आंदोलन से लेकर के, घर बचाओ के आंदोलन से लेकर के, शहरों के पुनर्वासन के आंदोलन से लेकर के, मेट्रो सिटी के आंदोलन में दबे कुचले वर्गों का हिस्सा तय करने की लड़ाई में वो निरंतर जारी रखे हुए हैं। हम सब लोग, हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं उस आंदोलनों में तो एक दूसरे को खूब जानते हैं, लेकिन कोई दलित कार्यकर्ता अपने समाज की, जनता की लड़ाई लड़ते समय उसके जीवन की खुद की क्या चुनौतियां होती हैं, कामोवेश सभी लोग उससे नावाकिफ रहते हैं। वो गुमनाम हो जाता है इसमें। और ऐसे तमाम हमारे साथ जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तमाम हमारे अधिकारों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जनता की गोलबंदी करने वाले जो लोग हैं, उनको आपसे परिचित कराना हमने जिम्मेदारी ली है। तो आइए बात करते हैं आनंद लखन जी से। तो आनंद लखन जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए कैसे आपने अपनी ये पूरी आंदोलनों में आपने जाने की ठानी और निरंतर जारी रखी। जय भीम, जिंदाबाद अरुण भाई। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी श्रृंखला चालू करी है। अच्छा। अ, कारण यह है कि खासकर अगर आप दलित, तथाकथित दलित, मैं तथाकथित शब्द यूज करूंगा, सो कॉल्ड दलित लीडर्स, या जो जो लोग आगे आकर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता है। एक वो जो जिसको आप तथाकथित फर्स्ट मीडिया कहते हैं। तो मैं जब जब कभी भी आपका ये देखता हूं, पीपल्स मीडिया वाला, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि आपने वो हर लोगों को स्पेस देके रखा है। जो लोग गुमनाम रहते हैं लेकिन काम बड़े करते हैं। मैं बड़ा काम नहीं करता हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई साथी नहीं, आप ऐसे हैं भी जो बहुत अच्छा काम। उस कड़ी में आप भी एक हिस्सा है। चलिए, ये तो धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा। लेकिन ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है। तो मुझे लगता है शायद मैं नहीं, और भी मेरे साथी कई होंगे जो मेरे जो दलित, तथाकथित दलित वर्ग के होंगे, वो साथ में आएंगे। नहीं मेरा मैं असल में महू, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे सब साथियों को सामने ला करके उनको लोगों के सामने पेश करना है। और इन सब चीज़ों में मुझे आपका सहयोग चाहिए। ऐसे जो भी लोग मिलेंगे, हम उनको इस सीरीज का हिस्सा बनाएंगे जरूर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पता नहीं क्या है, शायद मेरा एक बहुत ही अच्छा लक रहा है। मेरी किस्मत रही है। किस्मत जैसी चीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या रहा है कि मैं बीइंग दलित होते हुए महू में पैदा हुआ हूं, जो बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है। वाह। और एक कोइंसिडेंस और है अरुण भाई, मैं कि मैं बताऊं या आप 14 अप्रैल बताएंगे? आप पुराने साथी हैं कोइंसिडेंस ये हमारे। है कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल के ही दिन आनंद भाई का भी जन्म हुआ। तो ये और मैंने एक वहां के लोकल वाल्मीकि समाज में जन्म लिया था, जो उस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में काम करा करते थे, सफाई का। तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। आपने मुझसे कहा कि वो एक चिंगारी आपके दिल दिमाग में कहां से आई। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि सरकारी टॉयलेट के किनारे सरकारी मकान मिला हुआ था दादा दादी को, और वो डब्बे वाला टॉयलेट हुआ करता था। तो मेरा मेरा 10 साल का जीवन जो है वो वहां बीता है, और इट वॉज फुली बनिया कम्युनिटी एरिया। पूरा बनियों का कम्युनिटी था। वाह। तो मुझे वो तरीके से पता है कि वो आप उनकी नजरों में क्या फेस करते हैं। आप जब आप आपको वो तिरस्कार दूर और घृणा। बहुत बहुत क्लियर था। इवन आप चाहे कितना भी अच्छे हो, कितना भी पढ़े लिखे उनके मुकाबले में, लेकिन कहीं वो दिमाग में, जेहन में एक बैठा होता है कि ये भंगी है, ये वाल्मीकि है, ये मेहतर है। और चूंकि मेरे दादा दादी ने तो उसी इलाके में काम किया, तो आप सोच सकते हैं कि वो उनके दिमाग में क्या फ्रेम था। तो मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि चूंकि उनका जन्म भी महू में हुआ है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को कभी पढ़ा नहीं। पर वो ग्रेजुएट थे, सफाई कर करके वो ग्रेजुएट हुए। लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ी जबरदस्त चीज थी अरुण भाई, कि मैं ये, बाबा साहब ने कहीं ना कहीं लिखा है कि आपको डिग्निफाइड काम की तरफ जाना होगा, किसी काम को छोड़ के, अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है।
उस वक्त ऑफर आया मेरी दादी दादा को कि आप अपनी बहुओं को सफाई के लिए लगा दो, मेरे पिताजी ने मना कर दिया। उस एरिया से शिफ्ट करके वो एक दूसरे एरिया में ले गए। कास्ट कभी नहीं छुपाई गई, ये सब नहीं छुपाया गया, लेकिन उनको ये लगता था कि आपको इस काम को छोड़कर कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ या कहीं कोई डिग्निफाइड वर्क की तरफ बढ़ना होगा और आपको चलना होगा। उन्होंने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जो कि मिशनरी का स्कूल था, उस वक्त पब्लिक स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। उसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते मिशनरी के स्कूल में मेरे में काफी कुछ चेंजेस आया। और मैंने अपना फर्स्ट टाइम, आपने मुझसे कहा कि मैंने ये स्लम के प्रति, हाउसिंग राइट्स के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, मैं फर्स्ट टाइम एक स्लम में गया। इट वाज मिक्स्ड कम्युनिटी, वहां वाल्मीकिस थे, वहां और अदर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज थी वो थी, माइनॉरिटीज की कम्युनिटीज थी, और वो पूरा वेस्ट पिकर्स थे। फर्स्ट टाइम मैं जब वहां गया तो मैं नॉर्मली गया था कुछ ऐसे ही, कुछ सामान अमान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो एक एक ठप्पा होता है डोमिनेटिंग सोशल वर्कर वाला कि गर्मी के दिनों में कंबल दे रहे हैं, तो वैसा था। उस वक्त कुछ ध्यान ऐसा रहता नहीं था। गया, उनके बीच जाते जाते कुछ महसूस हुआ कि इनको एजुकेशन का जरूरत है, इन सब का जरूरत है। वहां पर जब कंटिन्यूसली जाता था तो मेरे सामने वहां बुलडोजर्स आना स्टार्ट हुए। तब पहली बार मुझे पता लगा कि जिसने अपना साल 2 साल 5 साल के अंदर ये मकान जो बनाए हैं, 20 साल में मेहनत करी, अचानक से एक बुलडोजर आता है और मकान को ढहा देता है। ये पूरा महू का इंसिडेंट बता रहा हूं, जो कैंटोनमेंट एरिया है। वहां से एक सनक सवार हुई, एक अजीब सी सनक। उस वक्त मुझे अच्छी तरह ध्यान है, फ्री प्रेस ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझसे पूछा आप एनजीओ का मतलब जानते हैं? मुझे एनजीओ का मतलब नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एमएसडब्ल्यू का अर्थ जानते हैं? मैंने कहा मैं एमएसडब्ल्यू भी नहीं जानता, जबकि अब मैं आजकल मैं पढ़ाता हूँ एमएसडब्ल्यू। तो आप सोच सकते हैं कि मैं 10वीं क्लास में था और ये 89-90 की बात है। मेरा फर्स्ट स्टेप स्लम में गया और वहां से पूरा दुनिया मेरा चेंज हुआ। स्लोली स्लोली फिर मैं आगे की तरफ, इस तरफ मैंने बढ़ना स्टार्ट किया। तो अपने समाज के लिए काम करने के लिए, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तो सच्चाई ये है, दलित कार्यकर्ता या दलित समाज को बिलोंग करने वाले किसी भी व्यक्ति की को अलग से अपनी पसंद का मुद्दा चुनने का अधिकार नहीं होता है। उसके लिए बाय डिफॉल्ट जन्म से ही एक मुद्दा तय हो जाता है कि तुम्हें जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हर तरह जाति के आधार पे जो तमाम तरह व्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ लड़ना है। और उसका हर व्यक्ति को वो लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ती है। माँ बाप को एक स्तर पे लड़नी पड़ती है, बच्चों को दूसरे स्तर पे लड़नी पड़ती है, समाज से लड़नी पड़ती है, स्कूलों में लड़नी पड़ती है, और जहां जहां जाते हैं वो पहचान उनके पीछे पीछे चलती है। चाहे उनका जीवन स्तर कितना भी बढ़ गया हो, उनका शिक्षा का स्तर कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन ये पहचान पीछे पीछे चलती रहती है। और वो एक व्यक्ति को बौना कर देती है उसकी ये जातिगत पहचान से। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया, और साथ में आप आंदोलनों में भी लगे रहे। आपने एक अच्छे शिक्षक की भी भूमिका लगातार निभाई, अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों में काम किया। आपने नशा मुक्ति आंदोलन भी दलित समाज की बस्तियों में चलाया, शिक्षा का भी चलाया। तो ये बताइए कि आप अपने इतने 15-20 वर्ष का ये जो पूरा आपका आंदोलन का जीवन रहा है, इसमें कोई ऐसा मुकाम जब आपको लगा हो ये जो एक काम है, ये आपने अपने समाज में कम से कम ये आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है? अरुण भाई, एक तो मैं आपसे इस चीज में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेरे और आपके जैसे और दूसरे साथी जो हैं, इनको जो कि तथाकथित दलित समाज से आते हैं, और उनको 2 प्लेटफॉर्म पे लड़ना होता है। एक प्लेटफॉर्म तो होता है वो अपना खुद का कम्युनिटी, क्योंकि आप रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और आपको कम्युनिटी भूगर्भ पीछे प्रथा, खींचती है। कम्युनिटी आपको टॉर्चर करती है। ये एक रियल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हाँ। हूं कि आप पर्दा सिस्टम के खिलाफ, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे समाज में पूरा पर्दा सिस्टम जबरदस्त था। मेरे पिताजी के वक्त से वो चीज हटी है। मैं कुछ और प्रोग्रेस करना चाह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा हूं अपने खुद के घर में। एक तो वो प्लेटफॉर्म है। दूसरा, जब आप बढ़ते हैं तो जो आपने अभी एक बात कही थी, मैं आगे जाने की बात की, मैंने कौन सा मुकाम करा हासिल, मुझे कब लगा कि मैं सक्सेस हुआ, उसके पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जब आपने ये बात बताई कि मैं एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, और दलित में से भी तथाकथित सबसे निचली मैतर जाति, जिसको हम भंगी के नाम से संबोधित करते हैं। आप मानेंगे मेरे पास ये ऑफर आए कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम
स्कैवेंजर कम्युनिटी, सच एंड सच कम्युनिटी। सो तुमको तो यार इस काम में आगे आना चाहिए। तुमको तो जो स्कैवेंजर कम्युनिटी के लिए लड़ाई चल रही है, मुझे उससे परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा यह है कि जिस 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 ठप्पे को हम दूसरे बड़े समाज तथा कथित मनुवादियों पे और उन सबके ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं कि ये हमको जातिगत बंधनों में बांध के रखना चाहते हैं, तो ये सोशल सेक्टर, जो बड़े बड़े तथा कथित मठाधीश जो बैठे हुए हैं, ये खुद भी आपको वहीं की वहीं रखना चाहते हैं। और साथ में दूसरा ये अरुण भाई, ये कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप नहीं करते हैं। कभी भी किसी बड़ी गादी पे कोई अरुण नहीं बैठेगा, कोई आनंद नहीं बैठेगा, कोई राम तरुण राजस्थान से नहीं बैठेगा, कोई और अहिरवार नहीं बैठेगा। बैठेंगे वही जो सालों से उस गद्दी पर बैठते आ रहे हैं। तो इनमें पॉलिटिकल पार्टीज में और जो वो सिस्टम था उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ये भेदभाव आज भी नजर आता है। चूंकि हम राइट बेस को लेकर काम करते हैं तो हम थोड़ा अकड़ में और थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो हम सरवाइव कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। अदरवाइज ये वो तालाब है जिसको लोग बहुत बड़ा अच्छा कहते हैं, वहां पर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा करने के कारण हम लोग विक्टिम भी बहुत होते हैं। हाँ, विक्टिम होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अपनी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं, मैं अपनी डिग्निटी के साथ जी रहा हूं। क्योंकि निश्चित हम तौर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और अपने आप में हम उनसे लड़के भी अपने आप को सर्वाइव और बेहतर तरीके से सर्वाइव करके रखते। दूसरा, आपने मुझसे कहा, देखिए क्या होता है कि इंदौर में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में मैंने काफी जगह उन वंचित समुदायों की बस्तियों में गया हूं और खासकर उनके आवास की समस्या को लेकर गया। तो मैंने ये देखा है, जितनी भी बस्तियां हैं, जितने भी लोग हैं जो 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 उन बस्तियों में रहते हैं, इसमें एक तो 95% दलित कम्युनिटी है जो गांव से शहर की तरफ पलायन कर कर आई है। और उस पलायन का कारण ये रहा है कि एक तो उनके लिए वहां धंधे रोजगार नहीं है, दूसरा यह है कि वहां पर उनको कमाने के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आज भी वो गुलामों के जैसा जीवन वहां पर व्यतीत करते हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर आपको गुलामी की जंजीरें तोड़ना हो तो शहरों की ओर आपको थोड़ा सा रुख करना होगा। ये बहुत क्लियर था। तो ये जब शहर के अंदर आए हैं, बरसों से शहर के अंदर रहे हैं, उसके बाद जब इन्होंने तिनका तिनका करके बसाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इनके साथ में वो भेदभाव इन अर्बन सेंटर्स तथा कथित स्मार्ट सिटीजों में, जिनको आप बल्कि हाईटेक सिटीज बोलते बल्कि आप ये कहिए कि शायद दलित वर्ग में वाल्मीकि कम्युनिटी या सफाई कर्मी कम्युनिटी जो है, वो जी, राज्य के स्तर पे ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे और बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माइग्रेट हुई है, लेकिन उसे काम हर जगह वही करना पड़ा है। वही 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 भारत से माइग्रेट होकर चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे बांग्लादेश, उनके लिए काम एकदम निहित है। और यहाँ जी तक कि जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तब जिन्ना साहब ने बाकी सबको, तो जो यहाँ माइग्रेट होकर वापस आना चाहते थे इंडिया, उनको आने दिया, लेकिन सफाई कर्मचारी कम्युनिटी को अपने वहीं रोक दिया कि वहां पे सफाई कौन करेगा। ये सफाई एक कौन करे। बहुत बढ़िया मामला है। खैर, आगे बोलिए। तो मेरा ये था कि हम लोगों ने देखा शहर में आने के बाद भी उनकी स्थिति दोयम दर्जे की है, क्योंकि शहर उनको काम के लिए तो अपने आसपास रखना चाहता है, लेकिन उनको अपने आसपास रहने देना नहीं चाहता। सफाई अभी वाला कूड़े वाला है, और कूड़ा जी, पैदा करने वाले लोग सफाई वाले। सफाई वाले हैं। मतलब साफ भी वही करता है और उनकी नजर में कूड़ा करने वाला भी वही होता है। जबकि जिस शहर में मैं रहता हूं, इस शहर को पूरे दुनिया के पटल पे बताया जा रहा है कि ये 4 बार फर्स्ट आया स्वच्छ भारत में। आप भी जानते हैं, 5वीं बार वो कह रहे हैं हम पंच लगाएंगे, हमने हैट्रिक मार दिया, हमने चौका लगा दिया। लेकिन इस वंचित समुदाय को अभी तक उस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है जिस तरीके का मिलना चाहिए। ये लोग शहर में आए, शहर में इन लोगों ने रहना शुरू करा, इनको दोयम दर्जे का स्थिति मिला। पानी इनके पास नहीं है, इनके पास घर ढंग के नहीं है, गांव से शहर में आ गए हैं। अब क्या हो रहा है, सरकार योजनाएं लेकर आई है। मैं आऊंगा कि मेरे काम, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा जीता हूं। सरकार योजना लेकर आई, ये गारंटी है कि जो बस्ती आज से 20 साल पहले शहर के बाहर थी, वो बस्ती 20 साल बाद शहर के अंदर आ गई, क्योंकि शहर गांव को, अपने आसपास वाले जगहों को समेटता जा रहा है, अपने आप को उन जगहों पे कब्जा करता जा रहा है। अब आपको पता है कि ये बस्ती पे आंच आएगी, ये बस्ती टूटेगी, क्योंकि वो अब प्राइम लैंड हो गई है। वो करोड़ों रुपए की जमीन हो गई जो किसी वक्त पे एक कौड़ी की जमीन नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने उसको बना लिया, बसा लिया। हमने देखा कि ये बस्तियों को तो टूटना ही है,
आप मानेंगे जिसकी लड़ाई, जो चीज हम भुगतते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप, उसी को हम लोगों ने पिछले 8 साल से इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में, सूरत में, अहमदाबाद में, जहां जहां हमारी पहुंच थी वहां हमने चलाने की कोशिश करी। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन प्लानर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी एडवोकेट्स। देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिग्री, कोई बी का जरूरत नहीं है, किसी को आर्किटेक्ट होने का जरूरत नहीं है। आप किसी को भी देख लो, वो अपने डिजाइन से जब मकान बनाता है तो वो बेहतर बनाता है। हमने अर्बन प्लानर का उनको ट्रेनिंग दिया। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी लेडी जो घर से बाहर नहीं निकली, ऐसे लोग जो ठेले पे कबाड़ी का काम करते थे, आज वो मास्टर प्लान के कलर डायनामिक्स की बात करते हैं। वो मास्टर प्लान में अपने रहने की स्पेस तो ठीक है, अपने वर्किंग स्पेस की बात करते हैं, अपने सारे दूसरे रिसोर्सेज की बात करते हैं। वो कहते हैं सड़क पे हमको चलना है, हमारे लिए सड़क हमारे हिसाब से होना चाहिए, अस्पताल कहाँ होना चाहिए वो हम तय करेंगे। ये डायलॉग, ये आर्ग्यू, ये अरुण भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं। आप खुद को लग रहा होगा कि मैं उस अंदाज में बात नहीं कर रहा हूं कि कहीं कुछ लगा लपेटा वाला। मेरे खुद के यहाँ पर बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जब वो लोग, वो 30 40 50 लोग जब मेरे सामने खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि हमने वो लड़ाई जीती है, हमने वो सारी चीज अचीव करी है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पे इल्जाम लगाया करते थे नहीं, कि निश्चित तौर उन्होंने पे हमको। आनंद भाई क्या है, यही हमारा एक बड़ा योगदान होता है कि जब हम समाज के लिए लड़ने वाले कुछ लोगों को खड़ा कर लेते हैं और जब हम उनको इतना सक्षम बना लेते हैं वैचारिक तौर पे हर तरह की स्किल से, बहुत बड़ी सफलता होती है। क्योंकि बातचीत जो है आवाज़ की सुविधा और उससे जुड़ी तमाम चीज़ों पे हो रही है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो 1979 में जो स्पेशल कंपोनेंट फंड बना था, स्पेशल स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जिसके बहुत सारे नाम बदले बदले गए, अभी वो शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान में जो पैसा एलोकेट होता है, इसमें एक एक जो बड़ा अधिकार इस प्लान में दलितों के लिए निर्धारित किया गया है, वो ये कि वो लोग अपनी बस्तियों का, अपनी ज़रूरतों का प्लान खुद बनाएंगे और उसके लिए जो आवश्यक रिसोर्सेज हैं वो उनको इस मद में मिलेगा। मुझे याद आता है, मैं दो बड़े एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि ये आपसे जुड़ा बहुत है और ये तमाम सारे जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मैंने कानपुर में एक सफाई कर्मियों की बस्ती थी और वो लगभग आज़ादी के समय की बस्ती बनाई गई थी और वो होते होते जर्जर होके गिर गई, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की थी। अभी कुछ वर्षों से कुछ लोगों के प्रयासों से क्या हुआ, वहां पे उस पूरी बस्ती को गिरा करके एक 4 फ्लोर का, 4 फ्लोर का 750 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बने, शायद 750 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बनाए गए हैं। और जो सफाई कर्मियों की वो जो बस्ती थी, उनकी अब तो नई पीढ़ियां आ गई, उन लोगों को उस पर अलॉटमेंट दे रहे हैं। मजेदारी की बात यह है कि ये जो फ्लैट्स बने हैं ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से बने। तो क्यों नहीं ऐसा सोचा जाता है कि ये जो हमारी बस्तियां हैं, जिस जगह पे है तो उसी जगह पे वो जगह हमारी बस्ती के लोगों को दी जाए और ये जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा है, इस पैसे को डिमांड करे कम्युनिटी और अपनी अपनी खुद की बिल्डिंगें बनाए और उसमें आपस में खुद मिलके रहें। इस पे क्या सोचते हैं? क्या ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है कभी आप लोगों के बीच नहीं, में? अरुण भाई इसमें एक बड़ा गड़बड़ सा है। मैं शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे को मानता हूं कि वो हमारा मद है, हमारी चीजें हैं, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आपने एसडीजीज का नाम सुना हाँ हाँ है ना? ये जो डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाँ गोल्स, हाँ हाँ। सरकार इतनी बदमाश है, सिस्टम में बैठे हुए लोग इतने बदमाश हैं। आप जो डिमांड अपने फेवर में करना चाहते हो, वो बहुत पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, बहुत ही गंदे घटिया तरीके से वो अपने फेवर में कर लेते हैं। एसडीजी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए कि आपने एसडीजी में गोल्स तय करे हैं, उस गोल्स को मीट करने के लिए सरकार ने जितने काम करे हैं वो सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। उन्होंने एसडीजी में ये दिया है कि भैया हम लोग सबको हाउसिंग फॉर ऑल देंगे। हाउसिंग फॉर ऑल में, हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब है सबको घर देना। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल में या 7 साल में देखेंगे, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, उन्होंने जितने घर दिए नहीं है ना, उससे ज्यादा घर तोड़े। तो ये लैंड ग्रैबिंग का उन्होंने एक आइडिया बना लिया
आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आप कहोगे हमने तो एसडीजीज को मीट किया, लेकिन अगर 50,000 मकान तोड़े हैं तो आपने 20,000 लोगों को मकान दिए, और वो भी आपने क्या करा है, उनके स्पेस को स्क्वीज कर दिया। एक एक बड़े 2 एकड़ जमीन के 1/4 हिस्से पे आपने बिल्डिंग बना दी, बाकी का आपने कमर्शियल यूज कर लिया। ये बदमाशी है। अगर हम सब प्लान के पैसे को मांगने जाएं तो वी शुड हैव अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी। एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए, जिसका एक एक पॉइंट सही होना चाहिए। आपका कहना सही है, वो पैसा हमारा है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए, नहीं तो ये किसी और मद में डाल के नहीं उसका देखिए, मिसयूज करते हैं। वो हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो इसको स्वीकार ही नहीं करती थी सरकारें। इस मत में जो पैसा आता था वो पैसा सरकार तमाम जो नेचुरल क्लैमिटीज होती थी या अन्य खर्चों में सड़कों पे खर्च कर दिया, बोल दिया दलित भी सड़क से चलते हैं इसलिए इस पैसे को डाला है। स्टेडियम बना दिए, स्टेडियम में इस पैसे को डाल दिया शेड्यूल कास्ट सब प्लान को, और बोल दिया इस स्टेडियम में दलित भी आके खेलेंगे और रहेंगे। ये जो कॉमनवेल्थ प्रोग्राम का एक बहुत शानदार कॉमनवेल्थ गेम का जो दिल्ली में हुआ था, वो एक शानदार उदाहरण है, जिसमें दिल्ली सरकार ने शेड्यूल कास्ट सब प्लान का 600 करोड़ रुपया जो था वो कॉमनवेल्थ गेम के लिए दे दिया, और वहां पे फ्लैट बने, वहां पे स्टेडियम बना, सब बना, और यही बताया कि इसमें कुछ फ्लैट जो हैं दलितों को भी दिए जाएंगे। बाद में कुछ दलित संगठन इसको लेके दिल्ली हाईकोर्ट में गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश किया कि आप ये तुरंत पैसा जो है शेड्यूल कास्ट सब प्लान के खाते में वापस डालें, और दिल्ली सरकार ने ऐसा किया। तो ऐसा है। तो ये, जबकि ये बड़ा स्पष्ट लिखा है, क्योंकि उसमें एक चीज और है कि जैसे अगर दलित बस्ती है और वहाँ कोई भी दलित बस्ती अगर जहाँ पे 60% से ज्यादा दलित रहते हैं, तो वो अपने लिए बिल्डिंग के लिए, अपने रहने के लिए, अपने आवासों के लिए पैसा मांग सकते हैं। अभी जो बड़ी समस्या दिख रही है कि सरकारों ने जो पहले तमाम दूसरे जो सोशल वेलफेयर के नाम पे तो जो तमाम पैसा देती थी, सरकारों ने वो पैसा देना बंद कर दिया, और वो जिम्मेदारियां वो शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से खर्च करते हैं। ये एक चीज हुई है। दूसरा क्या है कि कम्युनिटी की तरफ से कोई डिमांड नहीं आ रही है। कम्युनिटी की तरफ से डिमांड ना आना भी एक बड़ा कारण है कि सरकार को ज्यादा एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिमांड नहीं आ रही है, क्योंकि कम्युनिटी डिमांड नहीं जनरेट कर रही है, इसलिए कम्युनिटी उसको लेकर के किसी भी प्रकार के आंदोलन की तरफ नहीं बढ़ रही है। किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं हो रहा है तो सरकार चुप है। तो इस पे क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आपका कहना सही है, क्योंकि डिमांड रेज जब तक नहीं होगी सरकार अपनी तरफ से कोई स्टेप लेती नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, डिमांड रेज होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर वो डिमांड ऐसी जाए कि जो लोग जो डिमांड लेकर गए उनको नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो। तो हमारी डिमांड हो, लेकिन वो वेल प्लान डिमांड हो, उसमें हमारे समाज के एक्सपर्टीज बैठे, आर्किटेक्ट्स बैठे, कई लोग बैठे जो बजट पे अच्छा काम कर सकते हैं, प्रपोजल्स पे अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या, क्योंकि मैं बहुत बहुत जमीनी स्तर का इंसान हूं, मुझे पता है कि हमारे समाज में भी लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल नेता हैं, इनकी अपनी दुकान इसके नाम पे चल जाएगी हाँ, अगर एक बार लोगों को बिठाया। तो बेहतर ये होता है कि हम उसके लिए प्लान करें। जैसे हमने सब प्लान को लेके तो बात नहीं करी थी, लेकिन सरकार के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एक चौथा कंपोनेंट है बीएलसी, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें 2,65,000 रुपए देने का प्रावधान है, उसको लेकर हमने कम्युनिटी के डिजाइन की बात करी है। उसमें हमने टिस के कुछ प्रोफेसर थे, उनसे सपोर्ट मांगा। मैं आजकल एक कंसल्टेंट हूँ IHS बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, उन लोगों से मांगा, तो उस पर किया है। लेकिन आपने जो बताया है ये वाकई में गौर करने वाला है। लेकिन अरुण भाई, मुझे ये लगता है कि आज की बातचीत यहां खत्म होकर नहीं रह जाएगी। शायद आपने मेरे को एक बहुत जबरदस्त चीज दे दी है। शायद नहीं, अब मैं सब एक और, अगर आप चाहें मैं एक और उदाहरण दे देता हूं कि जी हैदराबाद में, बेसिकली तेलंगाना में, हैदराबाद में दलित स्टडी सेंटर है, और शायद मल्लापल्ली लक्ष्मैया को आप जानते होंगे, ये उनका सेंटर है। उन्होंने एक तो लड़ाई ये लड़ी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान का 100% एलोकेशन और एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़के वहां पे इसके लिए कानून बनवा दिया। नतीजा क्या है, तेलंगाना अकेला ऐसा ऐसा स्टेट है जो प्रोपोर्शनेट, मतलब अनुपातिक स्तर पे, जब तेलंगाना की जितनी
दलित आबादी है उसके अनुपात में अपने बजट का पैसा एलोकेट करते हैं और उसे वो खर्च भी करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसी शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से उन्होंने अपने वहाँ एक लगभग 1.5 एकड़ जमीन के ऊपर एक मल्टी स्टोरी सेंट्रली एयर कंडीशनड एक बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल की एक बिल्डिंग का निर्माण किया है। अभी कोरोना काल के कारण उस पर फाइनल टच नहीं हुआ है। अगर जब कभी भी वो अब शायद वो शुरू होने वाला है, जब कभी भी उसका उद्घाटन होगा तो मुझे लगता है कि हर दलित कार्यकर्ता के लिए वो एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि वो बताता है कि ऐसा संभव है। तो आगे बताइए। ये तो रही अर्बन पुअर्स की बात, और निश्चित तौर पे ये जिक्र भी बहुत समय पे आ गया, और जैसे मैंने कहा था ये हमारी बातचीत बहुत अनौपचारिक बातचीत है और हम मूल रूप से आपके योगदान के ऊपर बात करना चाहते थे। तो निश्चित तौर पे जब योगदान का मतलब सफलता भले ना देखा जाए, क्योंकि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जब हम समाज के लिए किसी संघर्ष में या उसके किसी अधिकार के लिए लड़ते हैं और उसका कुछ नतीजा हाथ में आता है, वो हमको एक नई ऊर्जा भी देता है और समाज के बीच में हमारा एक विश्वास भी पैदा होता है। तो क्या लगता है ये जो पूरा आप काम कर रहे हैं, इसमें इस योगदान के अलावा दूसरा योगदान क्या है? जैसे आप शिक्षा के मुद्दे पे भी बहुत काम करते रहे। जी जी जी, देखिए शायद मैं पहला प्रोफेसर था एमएसडब्ल्यू में पढ़ाने वाला यहाँ पर, जब मैं नेट क्वालिफाई हुआ और मुझे जब यूनिवर्सिटी से बुलाया गया और मुझे पढ़ाने का मौका दिया गया। मैंने वहाँ पर एमफिल पढ़ाया, मैंने एमएसडब्ल्यू में रिसर्च और ये तमाम चीज़ पढ़ाई। तो मेरा एक बड़ा खुला था। शायद वो किसी को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा पार्शल होकर बात कर रहा है, लेकिन मैं अपनी क्लास में अरुण भाई बहुत क्लियर बोला करता था, जितने दलित और आदिवासी हैं उनके लिए आनंद हमेशा के लिए पूरी तरीके से खुला है। चाहे उनको पढ़ाई में हेल्प की बात हो, चाहे वो इंटीरियर इलाकों से एक अर्बन सेंटर में आए हैं पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर उनको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, उनको हमेशा हर वक्त इस तरह का सपोर्ट मैंने एक तो एजुकेशन में दिया। दूसरा, कोशिश ये करी है कि ये लोग कहीं नौकरियां नहीं करें, इनके अपनी खुद के संगठन हो, इनकी अपनी संस्थाएं हो। मैं बड़े आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि झाबुआ अलीराजपुर से कुछ लोग आते थे, वहां पर नॉन दलित, नॉन आदिवासी वहां पर प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं। वो पेन क्या वो समझ पाते हैं, मतलब खैर ठीक है, वो एक अलग चीज है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। लेकिन कोशिश ही हमने इनसे करी कि आप खुद एमएसडब्ल्यू हो गए हो, और किसी को एमएसडब्ल्यू की जरूरत नहीं होती सोशल वर्क करने के लिए। वैसे शायद आपने भी एमएसडब्ल्यू नहीं किया होगा, लेकिन आप एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, तो जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा, और ऐसे करके कई ऐसे संगठन और संस्थाएं मैं स्थापित करने में सक्षम हो पाया हूं अपनी पढ़ाई के दौरान। मैंने कई अपने SC ST के साथियों को आगे बढ़ाने में मेहनत करी है, उनके एमफिल करवाने में, उनको PhD कराने में। कई आज भी मेरे सामने प्रोफेसर बन के खड़े हुए हैं। तो ये पूरा पढ़ाई के दौरान एक बहुत बड़ा मेरा ये एक योगदान, मतलब योगदान, या मैंने उनको सपोर्ट किया है वो हो सकता है। बहुत ज्यादा तो मैं किसी को जिंदगी बदल नहीं सकता। एक वाक्य है, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके हमारे इस टॉक में। मैं PSC की क्लासेस लेने लगा था, क्योंकि मैंने PSC मध्य प्रदेश PSC भी पास कर ली थी 2-3 बार प्री। तो मैं क्लासेस लेता था। तो जिस गली में अरुण भाई, जिस गली के अंदर मेरे दादा दादी वो डब्बे वाली लेटरिन साफ करते थे और जो सफाई करते थे, वहां के कुछ बनियों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आए, कोचिंग क्लास लेने आए। ये एक एजुकेशन और मेरा अपना उसका था। तो मेरे दादा ऐसे लेटे हुए थे पलंग, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये वो जो गुप्ता जी है ये उनका बेटा है, पोता है, ये जो है वो अग्रवाल था, ये उसका पोता है। मेरे दादा जो बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, पर वो उस वक्त इतने खुश हुए कि जिनको ऊपर से खाना दिया जाता था, जिनको झूठन, जिसको बिस्किट कहा जाता है, सूखी रोटियों को लोकल भाषा में, वो दिया जाता था, वो बच्चे, उन बनियों के बच्चे मेरे पोते से पढ़ने आ रहे हैं। तो मतलब जो एजुकेशन है उसने कितना बड़ा बदलाव इस घर के अंदर लेकर आया है। मेरी वाइफ ब्राह्मण है, आप जानते हैं। हाँ, मेरी वाइफ ब्राह्मण है। वो उसका एक अपना अलग सोच है, अपना सब कुछ है। शायद एक एजुकेशन था जिसकी वजह से मैं उस कास्ट बैरियर को, या हम दोनों मिलके उस कास्ट बैरियर को पार कर पाए हैं। तो मेरा एजुकेशन जो मैंने अपने समाज के लिए दिया, साथ में समाज में कहीं कोशिश करी कि एजुकेशन से क्या क्या बैरियर्स हम तोड़ सकते हैं, ये एक अलग से मैंने जोड़ा था। अब
आनंद भाई, आपने एक जो चीज़ कही कि आपने तमाम छात्रों को उनकी तमाम शिक्षा में आपने बहुत मदद की और हर तरह से अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसमें एक जो आपने अच्छी बात जोड़ी कि आपने उनको नौकरियां करने से रोका और अपना ही कुछ स्थापित करने के लिए उनको प्रेरित किया। दरअसल आज ये जो पक्ष है ना, इसका बहुत महत्व बढ़ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरे यदि दलित आंदोलन की यदि पूरी संघर्ष को यदि हम चरणों में बांट के देखें तो हम पाते हैं कि पहला चरण तो यही था कि हमारा भी कोई इंसानी वजूद है, ये स्थापित करने में सैकड़ों साल लग गए। और आज़ादी के बाद जब संविधान बना तब इस वजूद में को एक अपनी पहचान मिली कि हम भी हर दूसरे व्यक्ति की तरह इस देश के नागरिक हैं। ये वो वजूद का था। उसके बाद वजूद के बाद एक संघर्ष शुरू हुआ जो था पहचान का संकट, कि यदि संविधान है, सबको बराबरी का अधिकार है, तो हमें भी बराबर का अधिकार है। ये संघर्ष भी लगभग 2-3 दशक तक चला। पहचान के संकट के बाद ये हुआ कि संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिले हैं उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और हमको इस सत्ता व्यवस्था इसके हर हिस्से में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला और सफलता मिली। अधिकारों के आंदोलन के बाद संसाधनों के को लेकर के एक संघर्ष चला, जो मूल रूप से उसके केंद्र में जमीन का आंदोलन था कि हर दलित के पास कम से कम जमीन का एक टुकड़ा और एक आवास होना चाहिए। दुर्भाग्यवश तमाम परिस्थितियां जो पिछले एक दशक की रही, यह आंदोलन सिकुड़ता चला गया और इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। ये एक सच्चाई है। तब ऐसे समय में एक नई चीज ये है कि जब आपका समाज शिक्षित भी हो रहा है, जागरूक भी हो रहा है, संवेदनशील भी हो रहा है, लेकिन जो वो कोई किसी भी समाज की समृद्धि उसको बाकी समाज के बराबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज जब वो जमीन का बंटवारा भी नहीं हुआ और जमीन के आंदोलन कमजोर हो गए, तब एक नई संभावना पैदा होती है कि क्या दलित वर्ग के लोग इंटरप्रीनरशिप की तरफ जाएं। और इंटरप्रीनरशिप की तरफ जाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि आज संयोग से तमाम सारी ऐसी अपनी मजबूरी या अपने कारणों से सरकारों ने तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, ऐसी योजनाएं दे रखी हैं जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप है, ये है, वो है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग आए और अपने खुद के काम शुरू करें, इंटरप्रीनरशिप में जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जैसे आप समाज कल्याण मंत्रालय के ही अगर डाटा को और चीज़ों को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सीमित मात्रा में लोगों ने इन योजनाओं का फायदा लिया और एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर किस प्रकार के बने? किसी ने ऑटो ले लिया, किसी ने टैक्सी ले ली, किसी ने छोटा हाथी ले लिया, मतलब बहुत 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक की जो चीजें हो सकती थी वो ली। और खास बात यह है कि ये जो तमाम योजनाएं हैं, इसमें अगर कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप में जाता है तो उसको मिलने वाले जो लोन है, जो ऋण है, जो उसे मिलेगा अपना काम करने के लिए, उसमें अनुदान भी होता है। और जो हम लोगों का सबसे बड़ा जो गतिरोध है वो ये है कि अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमें वहाँ गारंटी वो सबसे पहले मांगते हैं। और हम लोग एक ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास कोई भी ऐसी गारंटी देने के लिए कोई भी नई चीजें होती हैं। यहाँ पे सरकार ने ये गारंटी की कि यदि आप बैंक में लोन ले, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप उद्यमी बनना चाहते हैं, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको बैंक से जो भी लोन मिलेगा उसकी 100% गारंटी जो है वो हम देंगे। इतनी बड़ी चीज हमारे पास उपलब्ध है और अभी तक हमारे समाज के लोग इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाए? क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा समाज आज भी एक गुलाम मानसिकता के ही अंदर फंसा हुआ है और वो अपने आप को एक श्रमजीवी समाज से एक उद्यमी समाज की तरफ बढ़ते हुए देखने के प्रयास में कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरुण भाई क्या है कि मैंने अपने समाज में इसको लेकर काफी बात करी। बेसिकली हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। आप और मैं, आपने मुझसे शुरुआत में एक बात की थी कि हम लोग हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग मठाधीशों पे उंगली उठाते हैं, तो हम लोग आज सफर करते हैं, हम विक्टिम बनते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। लेकिन हमारे
हमारे हमारी आइडियोलॉजी, हमारे अप्रोच को लेकर हम कभी समझौता करते हैं, हम कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाते। आज भी हमारी स्थिति है कि एक बड़ा ये बड़ा थोड़ा सा दुखद है। मैंने समाज में बात करी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा बड़ा क्लियर था कि ऑटो लेना, ट्रक लेना, ये सब बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हमें लगता है हम मजदूर की मजदूर रहेंगे और कोई सी भी चीज आसानी से मिल जाए ठीक है। कंफर्ट जोन के बाहर जाकर थोड़ा सा रिस्क उठाकर हम कभी काम करने का, जबकि हम लड़ाकू कौम हैं, हम लड़ाकू कौम है, हम इंजीनियर कौम है, हम वो सारे तथाकथित कौम कहलाती हैं जो कि पूरे 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 देश को चला रही, दुनिया को चला रही। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, मालिक बनने की बात आती है, तो शायद कहीं ना कहीं हम उस मेहनत से कतराते हैं। ये बहुत क्लियर देखा गया है। फिर चाहे वो सोशल सेक्टर फील्ड हो, चाहे वो आप बिजनेस में जाने की बात हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को कहीं कोई बहुत बड़ा उद्योग या कारखाना लगाने की बात हो। सरकार ने बहुत क्लियर देकर रखा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत मिशन में लिखा है कि इसमें लाखों रुपए के ठेके जो जाते हैं वो उनको दिए जाएंगे सबसे पहले जो ऑलरेडी इस काम में एंगेज है। लेकिन आप जाके देख लो, अगर आपको एक भी वाल्मीकि समाज, एक भी मांग मातंग समाज जो कागज पन्नी बीनता है, उनका अपना कोई कंपनी मिल जाए, जब उनका कंपनी नहीं होता है तो ये जो बड़े बिजनेसमैन है, हमारे में से किसी एक को बिठाकर वो उस बिजनेस को हड़प लेते हैं। तो ये गलती समाज की है, और शायद शायद हमारी भी गलती है कि हम समाज को उस लेवल पर अभी तक नहीं लेकर आ पाए, जबकि हम लगातार हैमरिंग करते हैं, लगातार हथौड़ा मार रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। ये एक सेटबैक हमारा बहुत बड़ा है, हम उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाते। सही बात है। तो अ, एक आखिरी एक चीज, ये सब करते समय आप मूल रूप से हम लोग जो ये जितने काम करते हैं, ये मेरा भी अपनी जाती जिंदगी का भी अनुभव है, हम लोग निरंतर बहुत सारे गतिरोधों से गुजरते हुए अपने काम करते हैं। वो कौन से बड़े गतिरोध आपके इस पूरे काम के दौरान आपके सामने आए, जहां पे आपने अपने लिए कुछ फिक्स टारगेट किए हुए थे कि मैं कम से कम इतना काम इतने समय तक करके मैं अपने समाज को इस जगह देखना चाहता हूं, लेकिन तमाम कारणों से अभी भी मैं उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया? क्या कहते हैं इस पे? देखिए, दो चीजें हैं जो मुझको बड़ा बैरियर सा लगा है मेरे पूरे इस काम के दौरान। पहला तो ये होता है कि आप और हम एक फैमिली से बंधे, एक घर से बंधे, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमको हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम जिस फैमिली से आते हैं वहां से हमको फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग और इतने पावरफुल नहीं है। बल्कि हम जब लोगों को हम मदद करनी पड़ती है। हाँ, हमको तब मदद करनी पड़ती है। तो जब हम एज एन एक्टिविस्ट जब काम करते हैं, बीच में एक दौर आया था मेरे पास में कुछ 10 सालों का। 10 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है। 10 साल का एक दौर आया था जब मैं एक्टिविज्म लगातार कर रहा था, काम लगातार कर रहा था, सरकार के साथ में, आंदोलनों में, सारी चीजों में लगातार कर रहा था। लेकिन मेरा पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल निल हो गया था। कुछ रीजंस थे, कुछ अलग रीजंस थे। वो जात उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, उसकी वजह से मैं बहुत सफर किया था। उस दौरान एक बहुत अच्छा काम चलते चलते रुक गया था, और ये बात है 2006 के बाद, 2006-07 के बाद। 2006-07 से लेके मेरा 11-12 तक का मेरा बड़ा बुरा बुरा वक्त निकला। वो बुरा वक्त इसलिए था कि मैं अपने आप के लिए तो सरवाइव कर पा रहा था, मैं अपनी फैमिली को समहाउ मैनेज कर पा रहा था। लेकिन जिस जिस काम को मैंने रोक दिया था, जो काम मेरे से रुक गया, मतलब रुका नहीं था, लेकिन उसके अंदर जितना मेरे को रिसोर्सेज लगाना थे, जितनी मेहनत लगाना थी, वो मैं नहीं लगा पा रहा था। दो रीजन से, एक तो मैं वहां के लिए रिसोर्सेज नहीं जुगाड़ पा रहा था, एक खुद के रिसोर्सेज में मैं मारा जा रहा था। वो एक मेरे लिए सबसे बड़ा बैरियर था। संसाधनों की कमी के कारण दोनों तरफ बेचैनी और छटपटाहटों से गुजरते रहे। छटपटाहट। मैं अपनी वाइफ को मैंने एक बात बोली है कि मेरे जैसा जो है, जो आंदोलन की बात करता है, हम लोग कई बार बड़े बड़े डाउन हो जाते हैं। अच्छा। आप मानेंगे कि मैं आई थॉट ऑफ डूइंग सुसाइड। आप मानेंगे, ये मैंने अपनी पत्नी से ये बात बोली है, और मैं सिहर जाता हूँ जब उस बात को मैं आपके सामने इसको आज कबूल रहा हूँ। ये 2008-09 की बात है। मैं इवन आई थॉट कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मेरी बच्ची छोटी, ये मुझे लगा कि मैं जिस चीज को अचीव करने का सोचा था, जो मुझे लगा था, लाखों लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आप अघोषित ठेकेदार हो गए हो, अघोषित ठेकेदार, जिनको वो समझते हैं कि ये आएगा घर बचाए, यह ये हजारों आएगा। हजार जरूरतमंद लोगों की बस उम्मीद का केंद्र हो गया।
उम्मीद का केंद्र, मतलब कैसे होगा ही नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं एक्टिविस्ट कब कहलाने लगा। अचानक से कहीं से फोन आया, साहब एक्टिविस्ट से बात करना, तब पता लगा कि आनंद एक्टिविस्ट भी है, वरना हमें लगता था हम तो जो काम कर रहे हैं वो काम वो है। हमारा एक काम है। वो हमारा काम, वो आज भी ऐसा लगता है वो हमारा काम। एक वो दौर था। दूसरा, मैं एविक्शन नहीं रोक पा रहा था, तोड़फोड़ नहीं रोक पा रहा था। बस जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे लग रहा है आपका 45 मिनट्स भी हो रहा है। हाँ। तोड़फोड़ नहीं रोक पा रहा था। 8 से 10 बस्तियां लगातार टूट गई थी। हम लोग कैंपेन कर रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे। तब मेरी पत्नी ने मेरे को लिटरली बोला कि वो, जबकि मेरे साथ रहती है कदम कदम पे, वो पूरे स्लम में मेरे साथ, मेरा स्लम टूट रही है, हम रो रहे हैं, पुलिस मार रही है, ये सब हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। उसने मुझे कहा, आनंद ये काम छोड़ दो। जब हम लोगों को एक हंसी नहीं दे सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं। इट वॉज, मतलब वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाला, जब मैं फाइनेंशियली वीक नहीं हुआ था, उससे ज्यादा डिप्रेशन वाला दिन वो था। हम दोनों ने सोचा आज से सिर्फ साहब कंसल्टेंसी करेंगे, रिसर्च विसर्च कर लेंगे, स्टडियां कर लिया करेंगे, पैसे मिलेंगे, घर चल जाएगा। अब कभी किसी पछड़े में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये दर्द बहुत देता है, ये दुख बहुत देता है, और लोगों का दुख हम देख नहीं पाते। आप मानेंगे अरुण भाई, वो ये ले गया है ना, वो राज कपूर का द शो मस्ट गो ऑन, एक हफ्ते बाद अचानक से एक रमाबाई नगर करके था, बहुत समाज का कम्युनिटी था, वहां से फोन आया, आनंद भाऊ बुलडोजर आया, आपको आना पड़ेगा। वो सारा एक हफ्ते पुराना वाला सारा चीज भूल गए और ऐसी चल दिए कस्में मैं भी वापिस। अक्सर खाता रहा हूँ। तो चल दिए। तो वो मुझे ये लग रहा है छटपटाहट कि, है जो रोकने नहीं देती। हाँ, मैंने ये बात, जब मेरे फाइनेंशियली जब बहुत वीक था, तब मैंने एक बात कही थी कि ठेला चलाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मैं रेहड़ी पटरी पे सामान बेचूंगा, लेकिन इस काम को मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि इस काम के लिए मेरे को, कैंपेन के लिए, मेरे को आंदोलन के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता। ये जज्बा कायम रहे, और सवाल ये नहीं है हम कितना नहीं कर पाए, महत्वपूर्ण ये है हम लगातार उसमें प्रयासरत रहे। और चाहे वो जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसमें यदि हमारे अंदर डिप्रेशन आता है या हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, ये बताता है कि दरअसल हम अपने इरादों के प्रति कितने कमिटेड हैं। हम जो करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी जो ईमानदारी है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। ये छटपटाहट सिर्फ उसको ही बताती है। बहुत अच्छा लगा आपकी ये सब बातें सुन के, और मुझे लगता है हम लोग फिर कभी दोबारा बैठ करके इसको ले करके बातचीत करेंगे। अर्बन हाउसिंग को ले करके, दलितों के आवास की समस्या क्या है, उस पे शेड्यूल कास्ट सब प्लान को ले करके क्या क्या हो सकता है, और अपने इस माध्यम से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंचा सके कि ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोग कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पूरी मुहिम को और बड़ा किया जा सकता है। और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई। जय भीम।